एनटीपीसी एग्जाम की हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। पहला सवाल आपके सामने बोर्ड पर है। एनटीपीसी का एग्जाम 5 से 23 जून है और इसका टारगेट हम लोगों ने बनाया है। कल से आपको प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर एग्जाम के आधार पर दिख रही है। मैं प्रीवियस ईयर सवालों को हल करवा रहा हूं और कोशिश करूंगा कि आपको ज्यादा से ज्यादा सवाल करवाऊं। जो रिलेवेंट नए सवाल हैं उनको भी मैं आपको हल करवाऊं। तो आप सभी लोग अपनी कमिटमेंट दिखाइए, एक एक सवाल को मेरे साथ कवर करिए, अपने कमेंट्स रखिए, अपनी फीडबैक रखिए। पहला सवाल बोर्ड पर है, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। एक निश्चित राशि में से 10% की कटौती करने के बाद और फिर शेष में से 20% की कटौती करने के बाद 3600 रुपए की राशि प्राप्त होती है। मूल राशि बताना है। CBT 1 2021 के पेपर का सवाल है। करेक्ट। आइए सवाल देखिए। हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू है, हमारे पास न्यू वैल्यू है। दो तरह के परिवर्तन है, 10% और हमारे पास 20%। 10% का मान कितना होता है? 1/10। ठीक है। 20% का मान कितना होता है? 1/5। आइए समझते हैं। हमने कहा कि जो वैल्यू, देखिए ध्यान से, 10 से 1 घट करके 9 हुई है, फिर कटौती हो रही, 5 से 1 घट करके 4 हो रही है। यहां पर यह मान अगर 50 थी, कितनी? 50, तो यह 9 चौके कितनी होगी? 36 होगी। 50 का मान देखिए, इसने कहा कटौती के बाद 3600 है, तो 36 का मान अगर 3600 है तो 50 का मान सिंपल है, आप बता सकते हैं तुरंत। 36 से 100 बार, यहां पर 100 को 50 से गुणा करिए तो यह वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5000। तो 5000 इसके लिए राइट सोल्यूशन है, जो ऑप्शन नंबर आपके पास सी में है। आप सभी लोग इस सवाल का सही उत्तर देख सकते हैं, निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। निर्देश वाले सवाल बहुत पूछे जाते हैं। इस तरह से आपको एक कंडीशन देकर के फिगर पर आधारित, पैटर्न पर आधारित सवाल आपको देखने को मिलते हैं। सवाल क्या कहता है, देखिए इसको पढ़िएगा। सवाल कहता है कि 25 छात्रों की गणित और कंप्यूटर की कक्षा थी, ठीक है, जिसमें से 12 छात्रों ने गणित लिया। गणित लेना, केवल गणित लेना, दो अलग अलग बातें होती हैं। जैसे गणित लिया है तो उसने कंप्यूटर भी लिया होगा, विज्ञान भी लिया होगा, अलग अलग लिया, उससे हमसे कोई फर्क नहीं है। लेकिन अगर उसने कहा उनमें से 8 छात्रों ने केवल गणित लिया है, 8 छात्रों ने गणित लिया है, कंप्यूटर नहीं लिया है, तो ओनली मैथ वाले बच्चे हैं। उन छात्रों की संख्या पूछ रहा है जिन्होंने गणित और कंप्यूटर विज्ञान दोनों लिया है। आइए ट्राई करते हैं, इसका सिस्टम समझते हैं। देखिए ये है, हमारे पास ये मैथ का सेक्शन था और ये कंप्यूटर का सेक्शन था। टोटल की संख्या 25 है, जो मैथ और कंप्यूटर पढ़ने वाले दोनों बच्चों की बात है। अब यहां पर इसने कहा कि मैथ पढ़ने वाले बच्चों की संख्या 12 है, ठीक है। अगर मैथ पढ़ने वाले की 12 है, इसमें से केवल मैथ पढ़ने वालों की संख्या 8 है, और इसमें से ध्यान रखिए अगर 12 इस पूरे गोले का मान है, 8 ओनली मैथ है, 8 ओनली मैथ है, तो निश्चित तौर पर 4 क्या हो जाएगा ऐसे जो कंप्यूटर भी पढ़ते हैं। तो 8 4 मिलकर के कितना हुआ? 12। अब अपने पास अगर टोटल संख्या थी 25, तो यह भाग कितना होगा? 13। मतलब यह है ओनली कंप्यूटर, ओनली कंप्यूटर, जो केवल कंप्यूटर पढ़ते हैं। अब अगर यहीं पर आपसे पूछता कि केवल कंप्यूटर पढ़ने वाले, तो 13 4 कितने हो जाते? 17। फिलहाल सवाल आपसे क्या पूछा था? सवाल आपसे पूछा था कि जो दोनों पढ़ने वाले, दोनों मतलब बोथ, जो कंप्यूटर भी पढ़ रहे हैं और मैथ भी पढ़ रहे हैं, उनकी संख्या यहां पर डी ऑप्शन है, 4 राइट सोल्यूशन होगा। इसी तरह से यहां पर हम लोग आते हैं, सेम वही क्वेश्चन है। विज्ञान मतलब टोटल यहां पर अपने पास 25 के छात्र ग्रुप है। इसमें से आप समझिएगा, यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि 12 जो थे केवल मैथ, सॉरी 12 मैथ पढ़ने वाले थे, जिसमें केवल मैथ पढ़ने वाले 8 थे, दोनों पढ़ने वाले 4 थे, केवल कंप्यूटर पढ़ने वाले 8 4 12 13 25 थे। सवाल कहता है उन छात्रों की संख्या जिन्होंने कंप्यूटर विज्ञान तो लिया लेकिन गणित नहीं लिया। तो यहां पर वह संख्या जो ओनली कंप्यूटर की है वो आपकी कितनी हो गई? 13। अब अगर यहीं पर आपसे ये कहता कि कंप्यूटर पढ़ने वाले बच्चों की संख्या, तो 13 4 कितना हो जाता? 17। तो फिलहाल इस सवाल के लिए राइट सोल्यूशन आप कितना लगाने वाले हैं? 13। तो बी ऑप्शन राइट सोल्यूशन होगा। केवल कंप्यूटर पढ़े हैं और वो लोग साइंस मैथ नहीं पढ़े हैं, तो उनकी संख्या यहाँ पर 13 हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए, किसी परीक्षा में अर्थशास्त्र में 41% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण। वेन डायग्राम का यह भी सवाल है। मैंने आपसे कहा कि वेन डायग्राम का स्तरीय सवाल आपको देखने को मिलेगा। ये भी एनटीपीसी के ही सवाल, एग्जाम का सवाल है। अर्थशास्त्र में 41% विद्यार्थी फेल होते हैं, भूगोल में 35% विद्यार्थी फेल होते हैं, इतिहास में 39% विद्यार्थी फेल होते हैं। इन तीनों विषयों में 5% विद्यार्थी फेल होते हैं। अर्थशास्त्र और भूगोल में 14% फेल होते हैं, भूगोल और इतिहास में 21% फेल होते हैं, इतिहास और अर्थशास्त्र में 18% फेल होते हैं। उन विद्यार्थियों का प्रतिशत बताना है जो केवल अर्थशास्त्र में ही फेल हुए हैं। आइए, मेरे पास यहाँ पर 3 विषयों का कॉम्बिनेशन है। जो पीछे का डायग्राम था केवल 2 विषय फोकस था, यहाँ पर 3 विषय की बात है। देखिए इस टाइप से हमने विषय बना दिए, करेक्ट है। यहाँ पर विषयों में अगर देखा गया तो हमारे सामने विषय में इकोनॉमी है, ठीक है, इकोनॉमी है। इसके बाद यहाँ पर ज्योग्राफी है,
ठीक। और इसके बाद यहाँ पर क्या हिस्ट्री है, इकोनॉमी है, ज्योग्राफी और हिस्ट्री है। इसने लिखा यहाँ पर देखिए क्या, इसने लिखा कि यह 41% है, करेक्ट है, 41% है टोटल इकोनॉमी। इसको इसको समझिएगा। 35% क्या है, 35% भूगोल, ठीक है। इसके बाद 39% क्या है, हिस्ट्री है। अगर आप तीनों को जोड़ के देखिए तो तीनों का जोड़ यहाँ पर 30-30 60 60 40 100, मतलब इससे हमको जस्टिफाई नहीं कर सकते हम कि यहाँ पर जुड़ करके 100 के ऊपर हो रहा है। इसका मतलब कुछ लोग कॉमन है। अब कॉमन की संख्या इसने देख लिया है, जो तीनों में कॉमन कितने, 5% लिखा है इसमें। इन तीनों विषयों में 5% विद्यार्थी फेल होते हैं। समझ रहे हैं, पूरे की संख्या को ऐसे दर्शाया जाता है जैसे बताया जा रहा है। सवाल कहता है कि इनमें इतिहास, देखिए इसमें पढ़िएगा, अर्थशास्त्र और भूगोल, तो इकोनॉमी और ज्योग्राफी की बात किया जाए तो 21% विद्यार्थी फेल होते हैं। ये पूरा 21% है, ठीक है, 21% है। इसके बाद देखिए कहा है कि इतिहास और अर्थशास्त्र में, इकोनॉमी और हिस्ट्री में कितने परसेंट है, 18%, सॉरी 21%। कितना हो गया, इतिहास और अर्थशास्त्र में, यहां से पढ़िएगा, अर्थशास्त्र और भूगोल में, मतलब इकोनॉमी और ज्योग्राफी में यहाँ पर 21 नहीं है, इकोनॉमी और ज्योग्राफी में 14% फेल होते हैं। 14% कर दीजिएगा, ठीक है, इकोनॉमी और ज्योग्राफी में। भूगोल और इतिहास में, भूगोल और इतिहास में 21% है, यहाँ पर 21 हो गया। इसके बाद कहा है इतिहास और अर्थशास्त्र में 18% है। मतलब मैं आपको थोड़ा समझा दूं, इसका सिस्टम समझिएगा। इसका सिस्टम भैया ये है कि इस पूरे गोले का मान, ठीक है, ये 18 है, जबकि 5% तीनों में है जो कॉमन है। सवाल हमसे किसके लिए कह रहा है, हमसे कह रहा है कि उन विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात करें जो केवल अर्थशास्त्र में ही फेल हुए हैं। तो हमें इकोनॉमी से मतलब है, अगर ये 18 है, 5 है, तो यह पार्ट 13 होगा, इसमें कोई डाउट तो नहीं। नहीं, अगर ये 14 है, 5 है, तो यह पार्ट 11 होगा। और ये पार्ट अगर पूरा का पूरा 41 है, तो 13 5 18, 10 28 1 29 है। 13 5 18 11 29 है। मैं 41 से 29 घटा दूंगा, जैसे ही घटाया 11 से 9 2 आता है और 3 से 2 1 आता है। तो 12% ऐसे अभ्यर्थी हैं जो केवल और केवल इकोनॉमी में ही फेल हुए हैं, जो आपको ऑप्शन नंबर किस में दिख रहे हैं, बी में दिख रहे हैं। राइट सोल्यूशन इसका बी ऑप्शन होगा। आप लोग सही से अच्छे से समझ लीजिएगा। और किसी भी विषय का अगर आपको बताना है, जैसे मैं आपसे ही पूछूं कि मुझे ज्योग्राफी का बताइए, केवल ज्योग्राफी में कितने परसेंट फेल हुए हैं, केवल हिस्ट्री में कितने परसेंट फेल हुए हैं, आप इसको कंफर्म कर सकते हैं। और कुल फेल कितने परसेंट हुए हैं ये भी आप बता सकते हैं। तो आपको प्रत्येक प्रश्नों का उत्तर अपने आप से निर्धारित करना चाहिए। और सवाल अच्छा है, सवाल इस स्तर का आपको पूछ दिखता है सवाल। एक डीलर एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर, जो उसकी प्रिंटेड प्राइस होती है, उस पर 18% की छूट देकर 123 रुपए में बेचता है। 18% की छूट देकर 123 में बेचता है। यदि वह उसे अंकित मूल्य पर बेचता, उसने कहा कि अगर वह उसे एमआरपी पे ही बेचता तो उसे 25% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य हमको बताना है, कितना हो जाएगा। देखिए, ऐसे किसी भी सवाल में हम सब जानते हैं कि वस्तु का क्रय मूल्य 100 है। अगर मान लीजिए हमने सीपी मान लिया, ठीक है, या हम ऐसे कह दें कि, अब एक चीज और समझिएगा, अंकित मूल्य पर 18% की छूट देकर, जैसे कभी दुकानदार छूट देकर के बेचे फिर भी लाभ कमाए, तो सवाल कहता है छूट दिया 18% लेकिन बेचा 123 में। छूट देने के बाद भी किस पर बेचा, 123 में। लेकिन उसने कहा अगर वह एमआरपी पर ही बेचता, जितनी उसकी एमआरपी थी, तब उसे क्या होता, 25% का लाभ होता। समझ रहे हैं। अब आप थोड़ा समझो मेरी बात को। जैसे अगर हम इस सवाल को एकदम रिलेट कर ले, भाई 3 चीजें इसमें होती हैं, एक तो वस्तु का खरीद दाम, दूसरा उसका निर्धारित किया दाम जो अंकित मूल्य होता है, तीसरा उसका सेलिंग प्राइस जो विक्रय मूल्य होता है। सवाल को हमसे ऐसे कहा कि छूट किस पर देता है, छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है। छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है, और जो उसे लाभ होता है हमेशा वह क्रय मूल्य पर होता है। इस बात को पूरा क्लियर करिए। उसने कहा कि अगर उसने उसको अंकित मूल्य पर ही बेचा होता तो 25% का लाभ होता। इसका मतलब मैं इस बात को समझ गया हूं कि जो अंकित मूल्य है क्रय मूल्य से 25% ज्यादा है। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% ज्यादा है। अब आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। हम लोग यहाँ पर एक रिलेशन अगर ऐसे डेवलप करें, अगर हम लिख दें क्रय मूल्य, हम लिख दें अंकित मूल्य, हम लिख दें विक्रय मूल्य, ऐसे थोड़ा समझिएगा तो क्लियर होगा। अगर जैसे स्थिति ये है, उसने उस वस्तु को 18% की छूट पर बेचा था, तो 18% की छूट पर बेचने का मतलब होता है कि छूट पर कहां कब बेचा जाता है, अंकित मूल्य पर बेचा जाता है। जैसे अगर इसकी प्राइस 18% छूट का मतलब क्या हुआ, 18/100 करिए, 2 9 18, 2 50 बार, मतलब 50 का सामान बताया उसने, 50 बता करके उसने 41 में बेचा, ठीक है।
और दूसरी तरफ उसने कहा कि अगर अंकित मूल्य पर ही बेचता तो उसे 25% का लाभ होता। अंकित मूल्य पर ही बेचता तो 25% का लाभ होता। तो 25% का मतलब क्या होता है, 1/4 होता है। लिख दें 4 से 1 बढ़ करके कितने में बेचा, 5 में बेचा, तब जाकर के उसे 25% का लाभ हुआ। भाई अंकित मूल्य पर ही बेचा तभी तो 25% का लाभ हुआ है। तो सवाल में हमसे क्या पूछा है, वस्तु का क्रय मूल्य बताइए क्या था। यही क्वेश्चन है, आप लोग थोड़ा सा इसको क्लियर करिए। मेरी बात को जैसे मैं यहीं पे निर्धारित करवा देना चाहता हूं कि आपको सब कंफर्म हो जाता है, इससे कोई दिक्कत की बात नहीं आती। समझ रहे हैं। जैसे हम यहाँ पर ये चाहते, जैसे हम चाहते हैं कि भाई ये दोनों वैल्यू सेम हो जाए। सेम होने के लिए आप इसको 10 से गुणा कर दें। भाई 10 से गुणा कर दे कितना हो जाएगा, 10 से गुणा करते ही यह मान आपका 50 हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा, 40 हो जाएगा। मतलब 40 में खरीदा था, 50 प्रिंट किया था, 50 प्रिंट करके 41 में बेचा था। 40 में खरीदा था, 50 प्रिंट किया था और 41 में बेचा था। 41 की प्राइस कितनी लिया था उसने, 123 लिया था। ठीक है, तो आप देखिए 3 बार जा भी रहा है। सवाल में कहा था कि अगर वह इसी 50 में ही बेचता तब उसे 25% का लाभ होता। मैंने वैसे सेट भी कर दिया है। तो सवाल में क्रय मूल्य ही पूछ रहा है ना, मतलब इसी का मान तो पूछ रहा है। 41 से कितना बार गया, 3 बार, तो 3 ही बार इसको भी ले जाइए। 120 रुपए उसका क्रय मूल्य होगा। 120 देखिए सी ऑप्शन में आपके सामने लिखा है, जो आपको राइट सोल्यूशन की तरह मिल भी रहा है। आई होप क्लियर हुआ होगा। अगला सवाल देखिएगा, एक धनराशि साधारण ब्याज पर 4 वर्ष 4 माह में अपने आप की दुगनी हो जाती है। समय 4 वर्ष 4 माह दिया, अपने आप की डबल हो जाती है। कितने समय में वो अपने आप की तिगुनी हो जाएगी, समझिएगा। कोई पैसा था, कोई प्रिंसिपल था, एक अमाउंट बन गया। साधारण ब्याज में हम सबको पता होना चाहिए कि साधारण ब्याज में कोई पैसा हर साल समान वृद्धि पर बढ़ता है। जैसे हमने कोई पैसा जमा किया 1 रुपए, अब ये कह रहा है कि यह पैसा 1 नहीं 4 वर्ष 4 वर्ष 4 माह, 4 वर्ष 4 माह का मतलब क्या होता है, 4 + 4/13 12, मतलब 1/3 करिए, 4 + 1/3, ठीक है। 3 चौके 12, 1 13/3। हमने कहा 13/3 वर्ष में क्या हो गई बताइए, अपने आप की 4 गुना हो गई। देखिए लिखा होगा अपने आप की स्वयं की 2 गुना हो गई है। 1 रुपए जमा करने से 2 हो गई है। हमारी डिमांड क्या है, हम इसको 3 गुना बनाना चाहते हैं। हम इसको 3 गुना बनाना चाहते हैं। 3 गुना बनाना है तो हमें कितना ब्याज, अच्छा सुनिए, जब 2 गुना बनाया तो कितना ब्याज मिला, 1 ब्याज मिला। यह जो 1 रुपए का ब्याज मिला है वह कितने समय में मिला है, 13/3 वर्ष में मिला है। और हम उस पैसे को 3 गुना बनाना चाहते हैं, मतलब हम 2 रुपए का ब्याज चाहते हैं। तो 2 रुपए का ब्याज कितने समय में मिलेगा, 13 दूना 26/3 में। तो 13/26 मतलब 3 8 24, 8 सही 2/3 वर्ष में। 8 सही 2/3 वर्ष में आपका पैसा 3 गुना हो जाएगा। इस सवाल डी ऑप्शन में राइट सोल्यूशन आपको दे रहा है, करेक्ट है डी ऑप्शन। एक चीज और कर सकते थे, अगर कभी ऐसे सवाल बनता है तो यहाँ पर 2/3 को साल में जैसे पूछ लेता है, 2/3 गुणा 12 कर देते तो 8 महीना आ जाता। मतलब 8 साल 8 महीने में यह पैसा अपने आप का 3 गुना हो पाएगा, जो कि 4 वर्ष 4 माह में अपने का डबल हो रहा था। तो 8 वर्ष 8 माह में अपने आप का 3 गुना हो जाएगा, क्योंकि 3 गुना होने के लिए 2 के ब्याज की आवश्यकता है और 2 गुना होने के लिए 1 के ब्याज की आवश्यकता है। तो डी ऑप्शन इसका राइट सोल्यूशन है। कोई निश्चित वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर कोई धन 4 वर्षों में 729 तथा 7 वर्षों में 1331 हो गया। ब्याज की दर देखिए, ये पैसा था प्रिंसिपल, इस पैसे को जमा किया था, इसने कहा यह पैसा 4 वर्ष में 729 हो गया, ठीक है। और यही पैसा 7 वर्ष में, ठीक, 7 वर्ष में 1331 हो गया। यहां से यहां तक का जो गैप है वो कितने साल का है, बोलिए 3 वर्ष का। 3 वर्ष का है, हमको ब्याज दर पता करनी है। हम इसका क्यूब रूट करते हैं, ठीक है, और इसका क्यूब रूट करते हैं। इसका क्यूब रूट होगा 9, इसका क्यूब रूट होगा 11। 9 से 11 होना मतलब कितना बढ़ा, 2 बढ़ा। किस पर बढ़ा, 2 9 पर बढ़ा। तो 2 गुणे 100/9 करिए, 200/9 करिए, ठीक है। 9 दूना क्या होता है 18, 22 सही 2/9 प्रतिशत की यहाँ पर ब्याज दर है, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है, पहले में दिया है। तो पहला ऑप्शन इसके लिए राइट सोल्यूशन है, 22 सही 2/9 प्रतिशत। आप सभी लोग इस सवाल का उत्तर कंफर्म कर सकते हैं। आशा करता हूं सबको समझ में आया भी होगा। 1:2:3 के अनुपात में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के थे। इनको एक बॉक्स में, देखिए बॉक्स में 50 पैसों की संख्या लेकिन दिया है उसने, जो 50 पैसे के सिक्के थे उनकी संख्या 80 थी। डिब्बे में कुल कितना धन था। देखिए हमारे पास स्थिति बहुत आसान है, इस सवाल भी एनटीपीसी का ही, और देखिए सारे सवालों को हमने परीक्षा का ही लेकर के आपको कवर किया, जिससे कि आपको रियलाइज हो कि सही पैटर्न क्या है, ठीक है। हमारे पास 1 रुपए के, 50 पैसे के
और 25 पैसे के सिक्के हैं जो कि 1:2:3 के अनुपात में है। इस सिक्कों की संख्या का अनुपात है। इसने कहा 50 पैसे के जो सिक्के हैं उनकी संख्या कितनी दे रखा है बताइए 80। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या अगर 80 है तो 2 का मान कितना हो जाएगा 80। इसका मतलब है 50 पैसे की सिक्के अगर 80 है तो 2 का मान 80, तो 2 से 40 बार होगा। इसका मतलब इसके सिक्के हो जाएंगे 40 और इसके सिक्के कितने हो जाएंगे बताइए यहाँ पर 120। इस सबके सिक्के हो गए। अब इन सिक्कों से अगर हम धन ज्ञात करें कि कितना पैसा हो गया, भाई 1 रुपए का मतलब एक ही होता है तो 40 रुपए होगा। अब अगर हमारे पास 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 80 थी तो उसका धन कितना होगा 40 रुपए होगा, क्योंकि आधा हो जाएगा। और इसके सिक्कों की संख्या अगर 120 है तो 120 को भाई 25 पैसा मतलब आप सबको पता है 25 बटा कितना होगा 100, मतलब 1/4 होता है। 1/4 करिए तो 30 रुपए हो जाएगा। तो जोड़िए 40 40 80 30 110 रुपए। 110 रुपए टोटल धन है जो कि आपके सामने ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। डी ऑप्शन इसके लिए राइट सोल्यूशन हो जाएगा। आसान सवाल, ठीक है। आगे बढ़ता हूं। एक दुकान में बिक्री की गुणवत्ता, जो बिक्री की गुणवत्ता है वो अलग अलग 4 तिमाहियों की दर्ज की जाती है। जो पहला क्वार्टर है, दूसरा क्वार्टर है, तीसरा और चौथा। सेलिंग अमाउंट 200, 100, 350 और 550। औसत बिक्री प्रति तिमाही, तो औसत होता है योग बटा संख्या। सबको जोड़िए और संख्या से भाग करिए। 200 हमारे पास टोटल ऐसे जोड़िए 200, 300, 3 600, 6 5 11 1 1200। 1200 है, 4 तिमाही है, 4 से भाग करिए। 300 रुपए यहाँ पर औसत बिक्री है प्रत्येक तिमाही का। ये भी आपका 2019 का सवाल है, ठीक है। सवाल को सही उनके ही पैटर्न पर पढ़िए। एक कार्य को 24 दिन में कर सकता है। बी उसका 2/5 भाग 12 दिन में कर सकता है। दोनों 6 दिन तक साथ साथ काम करते हैं। अभी कितना काम बचा हुआ है? ये कर सकता है 24 दिन में, ठीक है। बी क्या है? बी 2/5 भाग, 2/5 को 40% कहते हैं। 2/5 भाग को कर सकता है 12 दिन में। तो 2 से इसको डिवाइड करिए 6, अर्थात बी कर पाएगा 30 दिन में। अब सवाल को ऐसे प्लान करिए, ए कर पा रहा है 24 दिन में और बी कर पा रहा है 30 दिन में। काम को कर दीजिए, यहाँ पर 24 से 30 से कटे 120। क्षमता की बात करिए, 24 पंचे होता है, 30 चौके होता है। दोनों मिल जाएंगे तो एक दिन में 9 काम करेंगे। दोनों ने मिलकर के मतलब 9 काम प्रतिदिन करके उन्होंने 6 दिन तक काम किया, तो 9 गुणे 6 कर दीजिए। 9 छंगे 54 काम किया, ठीक है। 54 काम किया 120 में। बचा कितना बताइए? यहाँ पर 10 से 4 6 होता है और 11 से 5 66 कार्य बचा है। 66 कार्य किसका कार्य है बताइए? किसका भाग है? 120 का। डिवाइड करिएगा 66 को 120, मतलब दोनों का डिफरेंस करिए। 2 से करिए कितना होता है? 2 से करिए, या 66 को जैसे हमने 2 ही से किया 3 बार 3 बार, और 2 छंगे 12 60 हुआ। 3 से 11 कर देते हैं, 3 से 20 कर देते हैं। 11/20 कार्य भी बचा हुआ है जो ऑप्शन नंबर आपके सामने बी में है। परसेंटेज भी पूछ सकता था, फिलहाल 11/20 इसका राइट सोल्यूशन होगा जो बी ऑप्शन में आपको दिया गया है। कार्य यम की चाल डब्लू की चाल की दुगुनी है। 2 कार्य हैं, एक का नाम यम है, ठीक है, दूसरे का नाम डब्लू है। उनकी जो स्पीड है, उनका जो रेशियो है, देखिए कैसे है। यम की चाल डब्लू की चाल की दुगुनी है, 2:1 का अनुपात है। एक ही दूरी को अगर तय करेंगे तो समयों का अनुपात इनका व्युत्क्रम अनुपाती हो जाता है। फिलहाल अभी समय की बात नहीं किया है। यदि कार्य यम 2 घंटे और 30 मिनट में 120 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है तो कार डब्ल्यू की चाल हमसे पूछ रहा है। आसान सवाल है। ऐसा सवाल 17 में देखिए पूछा है, पुलिस कांस्टेबल में भी पूछा है। लेकिन आप समझिए, सबसे पहले इनके समयों का रेशियो बताइए, ठीक है। समयों का रेशियो कर लेते हैं 1:2, या हमको सिंपल जब चाल के ही करना है तो चाल के ही उपयोग में चलिए, समय का सेंस ही मत करिए, क्योंकि आपको पता है कि चाल बराबर दूरी बटा समय है, दूरी बटा समय है। अब हम किस कार्य की बात कर रहे हैं? कार हम यम की बात हम यदि कार्य यम की बात कर रहे हैं ना, यम यम क्या करता है? 2 घंटे 30 मिनट में 120, तो 120 किलोमीटर की दूरी थी। 2 घंटे और 30 मिनट, 2 घंटे और 30 मिनट अगर जोड़ते हैं हम लोग तो 2.5 घंटे आता है, 2.5 आर आता है। तो 2.5 से हम इसको डिवाइड कर दें, ठीक है। दशमलव हटाएं, इसको करें 25 चौके 100, 25 अट्ठे 200। 48 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है किसकी? यम की। तो यम की चाल बताइए, देखिए यही तो लिखा है ना। यम की चाल कितनी बताएं? 48 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर इसकी चाल 48 किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसकी चाल आधी हो जाएगी, मतलब 24 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। तो 24 किलोमीटर प्रति घंटा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसके लिए राइट सोल्यूशन माना जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सभी लोग नोट करिए। अब इस सवाल देखिए, डॉट डॉट किया है और पूछा कहा क्या है कि एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय। अपरिमेय संख्या है जिसे हम
नॉन रिकरिंग कहते हैं, नॉन रिपीटिंग। पहले नॉन रिपीटिंग अनवसानी है, आवर्ती भी नहीं है। जैसे √6 है, तो √6 का यही नेचर है। √6 अगर हम वैल्यू में कैलकुलेट करें तो ना कोई रिपीटिशन है ना ही टर्मिनेशन है, तो यह बेसिकली एक अपरिमेय ही है। कोई भी भिन्न हमेशा परिमेय होता है, ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है। इसका मान 3 हो जाएगा, 3/1 ये भी परिमेय होगा। तो पहला ऑप्शन अगर आप लगा रहे तो एकदम सही है, और कमेंट करते चलिए आपका उत्तर सही है कि नहीं, मैं भी देखता चलूं। ठीक है, सही है। अभी देखिए समीकरण है अपने पास, इसको पढ़ते हैं, एडवांस के सेक्शन में आते थोड़ा सा। समीकरण 3x - 2i बराबर 8 दिया है। 2ax बराबर a - b इंटू आई बराबर 48 के निकाय मतलब समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल कब होंगे। ये दो चरों के आधारित रैखिक समीकरण है, जिसमें पहले का मान है 3x - 2i बराबर कितना दिया है 8। दूसरा समीकरण अपने को थोड़ा यहाँ वेरीफाई कर लीजिए। 2ax है बराबर a - b इंटू आई है बराबर आपको 48 दिया है। तो कह रहा है इसके अपरिमित, थोड़ा सा इसको समझिए, इसको लाइए यहाँ पर। लिखा है 2ax माइनस, बराबर लिखा है माइनस, बराबर लिखा है बेसिकली, जबकि ये बराबर नहीं होगा। यहाँ पर या तो इसके साथ माइनस होगा जैसे हम यहाँ पर लिख रहे हैं, क्योंकि 3 के तीनों बराबर कैसे होंगे। ठीक है, 3 के तीनों बराबर नहीं हो सकते, एक तो माइनस लिखना ही पड़ेगा। यहाँ पर हमसे यही बोला है कि 2ax बराबर बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि 2ax बराबर a - by बराबर 48 नहीं होगा। जैसे इसका समीकरण नहीं बना है तो ऐसे ही होगा, 2ax - a - b इंटू आई बराबर 48 होगा। अब समीकरण प्रॉपर बनेगा। ठीक है, -a - by बराबर कितना है 48। और अगर ये दो चरों के रैखिक समीकरण है तो इनके सोल्यूशन की 3 पॉसिबिलिटी बनती है। या तो सोल्यूशन नहीं होता है, या तो अद्वितीय होता है, या तो अनंत हल होता है। अनंत हल के लिए मैं आपको बता दूं, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, ये नियम होता है। ठीक है, आइए इसके आधार पे हम लिखते हैं 3/2a बराबर -2/ -a - b, ठीक, बराबर 8 बटे कितना कर दो 48, 8/48। अब आप चाहे इसके साथ इसको मैच करा लें, तो मैच करा करके हम a और b के मान भी निर्धारित कर सकते हैं। जैसे इसको इसके साथ सोचिए, तो 3/2a बराबर 8/48 कर दिया। ठीक है, 8 छंगे 48 होता है, 2 तिया 6 होता है, a का मान आपका 9 हो जाएगा। इसी तरह से यह आप कर सकते हैं 2/a - b बराबर 1/6 ए भी होगा। a बराबर 9 है, 2/9 - b कर दीजिए बराबर 1/6 करिए, 9 - b बराबर कितना हो जाएगा 12। तो b बराबर कितना हो जाएगा -3। तो b का मान आ गया, a का मान आ गया। दोनों उठा करके चेक कर लीजिए किसमें संतुष्टि है आपकी। जैसे a बराबर 3b लिखा है, तो a का मान कितना है भाई, a हो नहीं सकता, क्योंकि 3b करने पर माइनस में आएगा, नहीं पॉसिबल है। इसको देखिए 3a, हाँ इसको अगर हम 3a करते हैं तो भी पॉसिबल नहीं होगा, 3a करने पर 9 3 27 होगा। a + 3b, हाँ इसको जरूर आप समझ सकते हैं, क्योंकि a का मान 9 है, प्लस 3 गुणे अगर b की जगह माइनस हम 3 रख दें तो ये जुड़ करके घट करके 0 हो जाएगा। तो मैं तो अपनी तरफ से सी ऑप्शन प्रेफर करूंगा, तो सी ऑप्शन इसका राइट सोल्यूशन होगा इस सवाल के लिए। और बढ़िया सवाल है, दो चरों पे आधारित रैखिक समीकरण के ऐसे सवाल आपसे पूछे जाते हैं। ये अनंत हल का एक रियल रूल है। ठीक है, इसको फॉलो किया जाता है जब दो चरों वाले रैखिक समीकरण के अनंत हल संभव होते हैं, तब इस मेथड को लगाया जाता है। अब सुनिए, त्रिकोणमिति के सवाल को देखिएगा। साइन फंक्शन के डोमेन की बात करिए, मतलब साइन का मान कहां से कहां तक होता है। साइन कोण की बात करिए तो सभी कोणों में थीटा से लेकर के अगर हम 90 डिग्री तक जाते हैं, या मतलब ये तो पहले क्वाड्रेंट की बात है, इसी को रोटेट किया जाता है दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, फिर से उसी रिपीटिशन को अलाउड किया जाता है। साइन जो होता है 0 से शुरू करके 90 तक पहुंचा, तो 0 पर तो 0 होता है, 90 पर इन्फिनाइट होता है। इसका मतलब इसका जो मान है इस रियल डोमेन को फॉलो करता है, इस रियल डोमेन को फॉलो करता है, अर्थात वास्तविक जो हमारे पास पूरा का पूरा प्रोसेस होता है। भाई इसने कहा है डब्लू तो होल नंबर है, जो पॉसिबल है। नेचुरल को सोचिए मत, जेड को सोचिए मत, यहाँ पर रियल डोमेन होगा, मतलब वास्तविक संख्या, अर्थात जो लाइन बनी हुई है नेगेटिव, अभी मैं सोचिए केवल पॉजिटिव होगा, जब ये उल्टा चलेगा तो नेगेटिव भी तो होगा। तो वास्तविक संख्या अर्थात ये आप किसी भी जैसे वैल्यूज को ना यहाँ पर फिक्स नहीं डिसाइड कर सकते हैं, इसका वास्तविक डोमेन फॉलो करेगा, मतलब -इन्फिनाइट से लेकर +इन्फिनाइट तक जाएगा। तो अगर आपसे कभी पूछ, डोमेन का मतलब क्या होता है पता है, डोमेन मतलब परास।
आप जिस ग्रुप में रहते हो आपके जो मान संभव हो सकते हैं, हमसे कोई पूछेगा साइन के कितने मान कौन संभव हो सकता है, तो साइन का मान कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है किसी भी कोण के लिए, तो इसलिए इसका उत्तर आपको रियल देना होगा। देखिए मैं बार बार पढ़ाते समय भी समझाता हूँ, सिंबल जानिए। आर का मतलब देखिए कोई अगर नहीं जानता होगा तो नहीं कर पाएगा, रियल नंबर। डब्ल्यू का मतलब होल नंबर, पूर्ण संख्या। एन का मतलब नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। जेड का मतलब इंटीजर, पूर्णांक। तो इस हिसाब से इसका रियल नंबर इसका राइट आंसर। देखिए 21 का सवाल है, कंफ्यूज जो होगा नहीं कर पाएगा। ठीक है, एक घर की ऊंचाई h है, 5.2 मीटर लंबी सीढ़ी घर के शीर्ष पर जाने के लिए पर्याप्त है। ठीक है, जब क्षैतिज जमीन के साथ इसकी झुकाव 45 डिग्री है, घर की ऊंचाई बताना है। यहाँ एक घर की ऊंचाई, देखिए यहाँ पर एक समस्या है, घर की ऊंचाई जो h है, ये है घर की ऊंचाई, ये है घर आपका। यहाँ पर एक सीढ़ी ऐसे लगा दी गई, ठीक है, ऐसे लगा दी गई। सीढ़ी की लेंथ जो है देखिए ऐसे, लेकिन लगाने से पहले एक बात का ख्याल रखा गया कि यहाँ पर 45 डिग्री है और यह लेंथ कितनी थी, 5.2 मीटर है। ठीक, आपको बताना है कि यहाँ पर h का मान कितना होगा, समझिएगा। आपको बता दो कि अगर यहाँ 45 डिग्री होता है तो यहाँ 90 है, तो tan 45 बराबर भाई tan थीटा पहले जानिए, tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार। अगर यह h है, यह आपका b है। ठीक है, यह इसके पाद से इसके फुट तक, इसके पॉइंट तक की दूरी है। tan 45 है तो इसमें भी परपेंडिकुलर अपान बेस होगा, और tan 45 का मान 1 होता है, 1 बराबर परपेंडिकुलर अपान बेस होगा। इसका मतलब अगर यह h है तो यह भी h ही होगा, दोनों h होंगे। और इस आधार पे अगर हम लोगों ने इस मान को यहाँ पर 5.25 देखा है, तो नियम जो से समकोण त्रिभुज का लगेगा। भाई ये दोनों सेमित हो गए, एच स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, हाँ, एच स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर 52 का स्क्वायर कर दीजिएगा। 52 का स्क्वायर करिए तो कितना आ जाएगा भाई, इस आधार पर हम लोग चलेंगे नहीं चलेंगे, 5.2 का होल स्क्वायर, मतलब यहां पर हो जाएगा 2h स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 2h स्क्वायर बराबर 52.5.2 गुणे 5.2 हुआ। ठीक है, 52 का वर्ग कर देंगे, 2 से इसको भाग भी कर लीजिए चाहे तो 2.6 हो जाएगा। ठीक, 2.6 हो जाएगा, तो h का मान कितना हो जाएगा, √52 गुणे 26 बटे इसका 1 मतलब यहाँ नीचे 100 हो जाएगा। इसका वर्गमूल तो समझ में आ रहा है, 52 गुणे 26 करिए, 26 दूना 52 होता है, कैरी 5 हुआ, 26 पंचे 5 छंगे 30, 5 दूना 10, 3 13, 130 है, 130 हम लोग कर देते हैं। ठीक है, देखिए 26 दूना 52, 2 हासिल 5 और 26 पंचे 130 में अगर 5 जोड़ दे तो 135 हो गया। 1352 बटे यहाँ पर जब आप इसका तो वर्गमूल सोचिए, नीचे 100 है, 100 का वर्गमूल होगा 10, 100 का वर्गमूल कितना होगा, 10 होगा। अब इसको थोड़ा सा चाहे तो पूरा ना करके फैक्टराइज कर लिए हो तो शायद यहाँ से वैल्यू आपकी कनेक्ट हो जाती। कैसे, जैसे 52 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 13 चौके 52, मतलब 2 गुणे 2 गुणे 13। इसी प्रकार 26 को क्या लिखते हैं, 2 गुणे 13। हम समझ गए, 13 का एक पेयर बना, 2 का एक छूट जाएगा, 13 दूना कितना हो जाएगा, अगर हम 13 की बात करें, 13 निकला 2 निकला, तो मतलब हम इसको साल करें तो 13 गुणे 2 है, गुणे √2 है, नीचे 10 है, नीचे क्या है 10 है, 2 पंचे 10 हुआ, तो 13 √2 हो गया, और नीचे कौन है 5 है, तो इसके लिए राइट सोल्यूशन कितना होगा, सी ऑप्शन है। 13 √2 बटे 5 है, इसके लिए राइट सोल्यूशन आपका सी ऑप्शन है। आप सभी लोग इस सवाल का उत्तर कंफर्म कर लीजिए, सही आंसर आपके सामने है। ठीक, एक समबाहुभुज के शीर्ष पर आंतरिक और बाह्य कोणों का अंतर, कोई भी बहुभुज होगा, बहुभुज का मतलब त्रिभुज से लेकर चतुर्भुज से लेकर कुछ भी, अगर उसके आंतरिक कोण की बात करें तो आंतरिक कोण, और उसमें भी एक चीज और दिया है, समबाहुभुज। समबाहुभुज का मतलब सभी आंतरिक कोण समान होंगे, सभी बाह्य कोण भी समान होंगे। समबाहुभुज मतलब जैसे समबाहु त्रिभुज, समखंडभुज, वर्ग, ये सब समबाहुभुज होते हैं जिसमें सभी भुजाएं सभी कोण बराबर होते हैं। कोई भी बहुभुज होता है उसके आंतरिक कोण तथा बाह्य कोण का जो योग होता है वह हमेशा 180 होता है। कितना होता है, 180। अंतर दिया अपने को x माइनस वाई बराबर 140 दिया है, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या, बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या होती है, n बराबर 360, क्योंकि 360 सभी बाह्य कोणों का योग है, बटा बाह्य कोण। अगर हम बाह्य कोण को निकाल के भाग कर दें तो आपको बहुभुज की भुजाओं की संख्या पता चल जाएगी। अब ऐसे में कौन ज्यादा है कौन कम है कंफर्म नहीं है, तो हमको क्या करना चाहिए, एक बार जोड़कर इसको 2 से भाग करने से x का मान, और एक बार घटाकर इसको 2 से भाग करें तो y का मान आएगा। जोड़कर अगर हम 2 से भाग करते हैं, 0 8 4 12 2 1 3 2 1 1 2 1 3, 320 बटा 2 करिए, 160 आया।
160 से भाग करेंगे 2 आएगा, 2 तो कहीं नहीं है। घटा करके भाग करिए, 40/2 करेंगे तो 20 आएगा। 20 से अगर हम इसको भाग करते हैं, ठीक है, तो 20 से भाग करने पर इसकी संख्या कितनी हो जाएगी, 18। ये जो बहुभुज का कॉन्सेप्ट है, इसके लिए क्लासेस है, अगर आप देखना चाहेंगे तो बहुत अच्छे से पूरी क्लास का कॉम्बिनेशन आपको मिल जाएगा, जहां से आप सभी सवालों को मैच कर सकते हैं, देख सकते हैं। के का मान इस प्रकार है कि 2x + 3y + 11 = 0 संपाती रेखाओं का प्रतिनिधित्व करें। ये भी आपको उसी टाइप का सवाल है जो पीछे भी एक हम लोगों ने अनंत हल वाला किया था। संपाती क्या होता है, देखिए 3 तरह की रेखाएं होती हैं। एक पैरेलल समांतर होती हैं, एक होती है आपकी इंटरसेक्टिंग जिसे प्रतिच्छेदी कहते हैं, और एक होती है संपाती, ओवरलैप्ड होता है। जब किसी समीकरण के अनंत हल हो, जैसे रेखाओं का देखिए इंटरसेक्टिंग होना ए है, इसका मतलब है केवल एक हल संभव होगा, वन सोल्यूशन। पैरेलल होने का मतलब होता है ऐसे, नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन। और अगर ओवरलैप्ड है, जैसे इसी पर ही लाइन आकर पड़े, तो इसी को संपाती मतलब इनफाइनाइट सोल्यूशन होता है, अनंत हल होता है। अभी हम लोग इसी को पढ़े हैं। जैसे अपने पास है जो समीकरण दिया है वो कितना है, वो दिया है 2x + 3y + 11 = 0, ठीक। दूसरी तरफ क्या है, 6x + ky + 33 = 0। अब इसका संपाती रेखाओं का प्रतिनिधित्व करें, इसको हम कैसे प्रेजेंट करें। संपाती मतलब अनंत हल, मैं लिखूंगा 2/6 = 3/k = 11/33, ठीक है। अब आप इसमें से किसी एक को उठा लीजिए, के का मान चाहे यहां से ले लीजिए चाहे यहां से ले लीजिए। चलिए हम पहले से लेते हैं, 2/6 है बराबर 3/k है, करेक्ट। 3 क्या है, के है। तो हम इसको कैसे हल करेंगे, 2 × 6 होता है, तो के का मान 9 हो जाएगा। के का मान 9 होगा, यही इसका सोल्यूशन होगा। के की जगह पर 9 पुट करने से आंसर आपको सेट हो जाएगा। देखिए ये हम सांख्यिकी पढ़ाते हैं तो उस समय हम आपको बताते हैं किस तरह से। देखिए क्लास इंटरवल वर्ग अंतराल दिया है, 0 से 50, 50 से 100, 100 से 150, 150 से 200। हमें इनकी क्या निकालनी है, बारंबारता दिया है, सॉरी। तो हमसे कह रहा है कि माध्यिका कक्षा, माध्यिका वर्ग, मीडियन क्लास इसे कहते हैं। मीडियन क्लास हमेशा बीच की क्लास होती है। इसके लिए सबसे पहले हमें सभी बारंबारताओं को जोड़ना होता है, n समा फ्रीक्वेंसी, और जोड़ने के लिए भी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम निकालते हैं, उससे आधार पर भी जा सकते हैं, ठीक है। 12, 15, 27, 27, 13, 40, 10, 50 है। अगर मीडियन निकालना है, मीडियन क्लास, ठीक है, मीडियन क्लास की बात कर रहा हूं, तो n/2 करिए बेसिकली, n/2 वैल्यू। मतलब आपको देखिए, इसके पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, जब भी कभी ऐसी बात हो तो आप इस क्लास के लिए संचयी बारंबारता निकालिए, इसको छोड़ दीजिए, जैसे मैं कह रहा हूं ऐसे करिए। CF निकालिए, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ना, CF कैसे निकलेगा, जैसे हम इसको पढ़ें कैसे। हमने कहा 0 से 50 की माध्यिका की बारंबारता, जैसे हम 0 से 50 का मतलब 0 से 50 नंबर पाने वाले बच्चों की संख्या 12 है, तो हम कहते हैं 50 से कम कितने नंबर मिलता है बच्चों को, तो कहें आपने 12। हमने कहा 100 से कम, तो 100 से कम का मतलब यहां से यहां फिर यहां से यहां, तो 27 हुआ। फिर इसी हिसाब से 27 में 13 जोड़ने से 40, और 40 में 10 जोड़ने से 50, यही आपका n भी होगा, यही टोटल है, यही सम है। तो जब हमें मीडियन क्लास निकालनी है, क्या निकालनी है, मीडियन क्लास, तो मीडियन क्लास देखिए निकलेगा कैसे। इसके लिए हमको क्या करना होगा, n/2 वैल्यू करनी होगी। दरअसल नियम इसका ये होता है कि n/2 + वलथ वैल्यू, नियम ये होता है। मतलब जैसे 40, 50, 51/2 तो 25 दशमलव समथिंग आएगा। तो 25 दशमलव समथिंग वैल्यू कहां पर होगी, जो वैल्यू 12 से बड़ी होगी, 25 दशमलव समथिंग, तो यहीं पर तो होगी ना, ये 27 में ही तो 25वीं वैल्यू होल्ड होगी। या हम डायरेक्ट 50/2 करें तो 25वीं वैल्यू, तो 25वीं वैल्यू हमारी इस कक्षा में होगी, 50 से 100 में। अगर हमसे कोई माध्यिका कक्षा पूछ रहा है तो मैं उसको 50 से 100 लगा कर दूंगा। ये सवाल आपका ग्रुप डी का, लेकिन बढ़िया सवाल है, ठीक है। ऐसे सवाल पर भी फोकस रखिएगा, सांख्यिकी की चीजों में इसको पढ़ाया जाता है। ये आता है DI, ये RPF का DI है। DI देखिए क्या है, पढ़ते हैं, चलिए सवाल क्या है। निम्नलिखित ग्राफ का अध्ययन करें, इसके आधार पर प्रश्नों का उत्तर दें। 2001 से 6, हाँ, X और Y कंपनियों द्वारा निर्मित वाहनों की संख्या हजारों में है। 2001 से 2 में X कंपनी द्वारा निर्मित वाहनों की संख्या के बीच अंतर क्या है। 2000 कहां से बोला, 1 से 2, 1 और 2 में X कंपनी मतलब ये डॉटेड लाइन, यहाँ पर थोड़ा सा क्लियरिटी में इशू है।
जिसको समझ में नहीं पाता है ना कैसे क्या है, लेकिन यहाँ पर हमसे सिंपल जो पूछा है हम बता देंगे। 2001 और 2 में यक्स कंपनी द्वारा निर्मित वाहनों की संख्या में अंतर कितना है 2001 से 2 में। सिंपल हम बता सकते हैं, जैसे इसका अंतर अगर हम ले लें तो यहाँ पर 10 से 6 4 होता है, 0 4 यहाँ पर संख्या का अंतर हो जाएगा। सिंपली आप बता सकते हैं 4, तो 4 इसका राइट सोल्यूशन है। अगर हमसे यक्स की बात कर रहा है और यक्स को हमने लिया है तो यहाँ पर डिफरेंस यहाँ पर 36 और 40 का 4 हो जाएगा। 4 इसका आंसर हम लोग बता सकते हैं। इसी तरह से दिए गए वर्षों में दोनों कंपनियों के कुल उत्पाद हजारों के बीच का अंतर बताना है, तो प्रत्येक का अंतर बताना है। जैसे इसका अंतर कितना है, इसका अंतर आप देख रहे हैं यहाँ पर 24 है, ठीक। इसका अंतर कितना है 16 है। इसका अंतर कितना है 16 से 8 8 होता है, 5 से 4 1 18 है। इसका अंतर कितना है 4 है। इसका अंतर 15 से 6 9 होता है, 4 से 2 2 होता है। इसका अंतर कितना है 27 है, ठीक है 27 है। अब सबको हम जोड़ दें, सबको जोड़ते हैं, 20 20 40, 10 50, 10 60, 20 80 हो गया, ठीक 80। 9 7 16, 4 20, 20 8 28, 6 34, 34 4 38 हो गया, 38। 8 हुआ, 8 3 11, 118 हुआ। 118 के बाद हजार लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑप्शन में भी वैसे ही दिया है। तो राइट सोल्यूशन आपका 118 सी ऑप्शन में देखने को मिलेगा, तो सी ऑप्शन राइट सोल्यूशन है, ठीक है। ये खत्म होता है, ये टोटल कंप्लीट है और यहीं से आज के सेशन की एंडिंग होती है। अच्छे से पढ़ लीजिएगा। किसी सवाल में कहीं कंफ्यूजन है तो हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। हम आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप में इसका पीडीएफ भिजवा देंगे, आप सभी लोग उससे सोल्यूशन कर लीजिएगा, मैच करा लीजिएगा। बाकी मुलाकात अगली क्लास में होगी, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, सभी को धन्यवाद।